Okay then, so good morning to everyone. So in our the preparation of UGC NET law, we are come our new lecture series regarding the jurisprudence law classes. The jurisprudence word is like that कि we are now to discuss about the science of law. It's the wisdom of law कि सब कुछ ठीक है, लॉ है, ये प्रेजेंट है, ये इन्फोर्स है. द कंसर्न इज कि हाउ दैट लॉ इज वर्क, वाई इट्स लॉ, वाई दैट लॉ इज कम विद अस, कि ज़रूरत क्या थी, जो रिक्वायरमेंट क्या थी, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, सोर्स ऑफ द लॉ, व्हाट्स ऑल दीज आर थिंग्स वी आर डील विद द jurisprudence law class. The word law is so many times defined as the law is a bunch of rules and regulations which are made to regulate the conduct of human behavior. The thing with the conduct of human behavior and the thing with regulations, I personally think that the law is not thing which are made to regulate someone. ह्यूमन बीइंग के द्वारा ह्यूमन बीइंग के लिए ही बनाई गई कोई ऐसी चीज़ जो उसे ही रेगुलेट करे. एंड द वर्ड रेगुलेट इज आल्सो कैन नॉट बी गुड साउंड विद अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो लॉ रेगुलेशन के लिए तो नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन के लिए ज़रूर है. सो व्हेन वी convert from the animal to the human being, when we convert from the animal to the social animal, we are make a promise with each other कि we are live in a life, we are go and ahead with a life where the we have a security with each other. हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम एक दूसरे को खाएंगे नहीं, हम क्यूमुलेटिवली रहेंगे, साथ मिल के रहेंगे. वी आर लिव इन अ सोशल लाइफ विद ईच अदर. तो समाज में रहना, उसके साथ रह के चलना और उस चीज़ को मेंटेन करते रखना, ये लॉ है. वी आर मेक अ डिसिप्लिन थ्योरी रिगार्डिंग द लॉ, एंड वी डिड ऑल दैट थिंग. वी क्रिएट द सोसाइटी, वी क्रिएट द कल्चर कस्टम ऑन द ओनली एंड बेसिस ऑफ अवर कन्वीनियंस. वट एवर आर थिंग आर कन्वीनियंट फॉर अस, वी मेक दैट इट अ लॉ, ताकि वो चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल हो. चाहे हमने वो मॉनिटरी सिस्टम बनाया बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके, चाहे हमने सोसाइटी में रहना बनाया, चाहे हमने रिलेशनशिप की कंपाउंडिंग करी कि भाई सिंगल रिलेशनशिप ही होगा, ये सिंगल स्पाउस होगा. इट्स ऑल वी ऑल दैट थिंग टू मेक अ ब्यूटी विद द लॉ एंड ऑर्डर, कि सारी चीज़ कन्वीनियंसली डिसिप्लिन के साथ चले. दैट थिंग इज अबाउट द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ. इफ आर गो विद द लॉ, तो लॉ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, लॉ कैन बी ट्रीटेड इन अ टू वे, इन अ कंक्रीट सेंस और इन अ एब्स्ट्रैक्ट सेंस. एब्स्ट्रैक्ट सेंस इज लाइक अ जिस्ट विद द लॉ, कि बेसिक लॉ क्या है, फंडाज क्या है लॉ के, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स इज अ एब्स्ट्रैक्ट. एंड व्हेन वी गो विद द कंक्रीट इज लाइक अ ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स, अंदर की बातों की बात करना. एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक कि व्हाट्स द एक्चुअली लॉ इज, नॉट अबाउट द स्पेसिफिक लॉ, इट्स अ जनरल फिनोमिना विद द लॉ, कि जनरली लॉ क्या है. बहुत सारे स्कॉलर्स आए, अलग अलग उन्होंने थ्योरी दी. वी गो विद दैट द नेम एंड द थ्योरीज विच आर प्रोपाउंडेड बाय दैट स्कॉलर्स. कुछ काफ़ी उन्होंने डेफिनेशंस दी. यूजीसी नेट के एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद दैट कि ये डेफिनेशन किसने दी. अब वही हम ट्रिक यूज़ करेंगे कि वी जस्ट मेक अ सम वर्ड्स एंड रिलेट विद द स्कॉलर, कि भाई अगर ये वर्ड आते हैं तो स्कॉलर ये होगा. फर्स्ट वी कम विद द ऑस्टिन डेफिनेशन रिगार्डिंग द लॉ. ऑस्टिन सिंपली सेज दैट लॉ इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कमांड ऑफ सोवरेन विद द सैंक्शन ऑफ द सोवरेन. तो लॉ ने, ऑस्टिन ने बड़े क्लियरली कहा कि लॉ कुछ ऐसा नहीं है जो सोसाइटी से आया, किसी विल से आया, किसी नेचर से. उसने कहा जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमज़ोर व्यक्ति के लिए अपनी कमांड रेज करता है, और अगर ताकतवर व्यक्ति के पास ताकत है कि अपनी कमांड को, अपनी बात को मनवा सके, तो वही लॉ है. इट जस्ट अ मेक बाय द पर्सन हु इज़ द पॉलिटिकली सुपीरियर फॉर द पॉलिटिकली इन्फीरियर वन. तो जहाँ पे कमांड वर्ड यूज हो जाए, सैंक्शंस वर्ड यूज हो जाए, तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टिन. Then we come with the Hegel. Hegel quite supporter of a sociological school and generally says that law is the general will, abstract expression of general will. Law is nothing, it's the general will of a people existing in and for itself. तो जनरल विल का अगर कहीं पे बात आती है तो इट्स मीन्स इट्स अ डेफिनेशन गिवन बाय द हीगल. सेविग्नी इज यूज द वर्ड इनविजिबल बॉर्डर लाइन. सेविग्नी सेज द रूल वेयर बाय इनविजिबल बॉर्डर लाइन is fixed within which of being activity of each individuals obtains secure and free. ऐसी बॉर्डर लाइन जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति की एक्टिविटी को सिक्योर और फ्री रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो लॉ है.
He said that law grow the growth of people, strength of people, finally dies away with the national laws his nationality. He is give the so many things regarding his definition. उसने कहा कि जितनी चीज़ें अलाउ करी जा रही हैं और उस बॉर्डर लाइन को जो क्रॉस कर गया वो जो अलाउ नहीं है, तो वो बॉर्डर लाइन जो है वो लॉ है. जिसने लॉ ने बता रखा है ये कर लेना, ये मत करना, अगर आप ये करते हो इट्स मीन्स यू ब्रेक द लॉ. और लॉ लूज देयर एग्जिस्टेंस विद द नेशनैलिटी. जिस दिन या तो व्यक्ति देश छोड़ जाए या देश ही खत्म हो जाए, देश की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो लॉ खत्म हो जाएगा. अदरवाइज वो लॉ उस व्यक्ति पे और उस देश पे हमेशा चलता रहेगा. गेट इट? दैट इज द इनविजिबल बॉर्डर लाइन विच आर एक्सप्लेन्ड बाय द सेविग्नी. Ayering give the guarantee. Law is a form of guarantee of the condition of society of life assured with the state's power and constraint. Which I recently said कि law सोसाइटी में हमने एक दूसरे को गारंटी दी है, ड्यूटीज दी है कि वी लिव टुगेदर कोहेरेंटली विद अ ब्रदर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. वो गारंटी ही लॉ है. Friedman says that the law is consist of norms. So whenever the word Friedman is come, you have to be stick with the norms. Oh sorry, कि फ्रीडमैन आता है तो यू विल यूज द वर्ड्स नॉर्म्स एंड द नॉर्म्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड, गिव द डेफिनेशन ऑफ लॉ. Duguid says is a social fact which regulate the conduct of each individual and community. So Duguid are give the more concern regarding the fact rather than to give regarding to the morality and any other thing. So Duguid are क्या said that the societal facts है जो established fact है, that is the law. And the last but not least, Parker says that the law is the body of principle enforced and applied by the state. ऐसा कोई भी सिद्धांत जो राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा इन्फोर्स करा जाता है उसे लॉ कहते हैं. और इट कैन बी विद द स्टेट एंड इट कैन बी द जुडिशियरी आल्सो. Get it? Last is the Salmond. Salmond says the law as the body of principle recognized and applied by the state in administration of justice. पार्कर और सालमंड काफ़ी सिमिलर हैं. पार्कर ने भी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहा जो स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाने वाले प्रिंसिपल्स है. सालमंड ने भी स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज इन्फोर्स करे जाने वाले प्रिंसिपल्स है. बट द डेफिनेशन डिफरेंट बिटवीन देम कि सालमंड ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कोई बात नहीं. तो कमांड वर्ड आता है तो हम ऑस्टिन की डेफिनेशन यूज करेंगे, विल आता है तो हीगल की, इनविजिबल बॉर्डर लाइन आता है तो सेविग्नी, आयरिंग आता है तो गारंटी, फ्रीडमैन आता है तो नॉर्म्स, ड्यूगुड आता है तो सोशल फैक्ट, पार्कर आता है तो प्रिंसिपल इन्फोर्स्ड बाय स्टेट एंड सालमंड इज सेड द प्रिंसिपल इन्फोर्स्ड बाय स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. गेट इट? दीज आर द डेफिनेशन क्लॉज. नाउ वी कम विद द टाइप्स ऑफ लॉ. तो जो मैंने विच द PDF विच आई सेंड टू इन माई टेलीग्राम ग्रुप, there are two type of classification are defined there. First is about very general classification की substantive law, substantive तो नहीं है, price law है, antecedent and some of that definition. I personally like that the Holland's classification. इसका Holland's का classification quite better था और differentiation के साथ था, तो I will be give with that. ओके वो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, आई थिंक आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट स्कॉलर, तो उसको भी एक बार आप यू जस्ट रीड आउट इट. उसने भी आई जस्ट गिव यू द, उन्होंने भी 9 तरीके के लॉ बताए हैं, बड़े सिंपल से. इम्पेरेटिव लॉ इज़ लाइक अ सोसाइटल लॉ एंड द फिजिकल फोर्स लॉ. फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ इज लाइक अ साइंटिफिक लॉ, चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ग्रेविटी का, ये वाला जो लॉ है. नेचुरल मॉरल इज अबाउट द यूनिवर्सल लॉ एंड द लॉ रिगार्डिंग द नेचर एंड मॉरलिटी. कन्वेंशंस लॉ आर द कम फ्रॉम द पीपल्स, जो लोगों के अपने साथ के लॉ हैं. कन्वेंशन लॉ इज लाइक कि किसी कॉर्पोरेट का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का, किसी क्लब का अपना लॉ है, अपने कन्वीनियंस के लिए जो उन्होंने लॉ क्रिएट कर रखे हैं कि अगर आप मेरे घर आते हो तो इस तरीके से आना होगा, बाहर चप्पल उतारनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट. कस्टमरी लॉ इज द कस्टम, जो कस्टम गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सैंक्शन ले लेते हैं, दैट इज द कस्टमरी लॉ. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल लॉ. इट्स आल्सो लाइक अ डील विद द ह्यूमन एक्टिविटी की प्रैक्टिकली वो क्या अप्रोच करते हैं, टेक्निकलिटी में वो क्या अप्रोच करते हैं. इंटरनेशनल लॉ इज लॉ बिटवीन द 2 एंड मोर नेशंस एंड द प्राइस लॉ इज अबाउट द मरीन लॉ, शिप्स का, कार्गोज का जो लॉ होता है, दैट इज द प्राइस लॉ. एंड सिविल लॉ इज द सिंपल इज अ सिविल लॉ विच आर सैंक्शनड बाय द स्टेट. सिविल लॉ इज प्राइमली डील विद द लॉ रिगार्डिंग टू द सिविल लाइबिलिटी, नॉट विद द क्रिमिनल लाइबिलिटी. दैट इज थिंग. नाउ वी कम विद द हॉलैंड लॉ. हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड ने कहा कि भाई सबसे पहले हमने लॉ को वी बाइफरकेट द लॉ है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ. एप्लीकेशन के बेस पे उन्होंने प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ बताया. द लॉ विच अप्लाई एट अ जनरली पब्लिक एट लार्ज,
उससे तो हम पब्लिक लॉ कहेंगे, लाइक इंडियन सॉरी नॉट इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता BNS है, भारतीय साक्ष्य संहिता, साक्ष्य अधिनियम है, दैट टाइप ऑफ लॉ विच अप्लाइड पब्लिक एट लार्ज. And the private law is primary thing, it's the law which are deal with the two or more persons. Individual law है, like a contract act. हमने specially contract create करा, and that liability regarding that contract act, right and liabilities regarding that contract only with us, not with the public at large. Get it? In the same scenario, public law are further bifurcated in a two type of law, general and special. General law is like that, it always be applied to the everyone, with everyone. There is a without any discrimination of the sex, gender, caste, and there is a without any discrimination regarding the territory. सब पे जो लगेगा वो जनरल लॉ है. स्पेशल लॉ आर फर्दर डिफाइंड इन अ टू वे, लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ. एक बार फिर से हम स्पेशल वर्ड यूज करेंगे. इफ आई गो विद द लोकल लॉ, इट कन्फाइंड विद द टेरिटरी, कि किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में लोकली कोई लॉ अप्लाई होता है, उससे तो हम लोकल लॉ बोलेंगे. स्पेशल लॉ हैव द डिफरेंट फीचर्स रिगार्डिंग द कि टेरिटरी का भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो किसी स्पेशल कम्युनिटी पे लगता हो, किसी कास्ट पे स्पेशल लगता हो, या फिर फीमेल्स के लिए ये मैंने स्पेशली कोई लॉ रिकॉग्नाइज करा, या फिर फीमेल में भी बाइफर्केटेड कम्युनिटीज के लिए रिकॉग्नाइज करा. जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ऑलरेडी डिफाइंड है भारतीय न्याय संहिता BNS में ऑलरेडी डिफाइंड है, बट वी अगेन मेक अ स्पेशल लॉ फॉर द फीमेल. एंड द फीमेल में भी कौन, जो वर्क प्लेस पे वर्क करती हैं, हु इज अ वर्किंग वूमेन. गेट इट? तो दैट इज अ स्पेशल लॉ. क्लियर? नाउ वी कम विद द सब्सटैंटिव प्रोसीजर. बड़ा ही सिंपल है. सब्सटैंटिव लॉ इज अ लॉ विच रिकॉग्नाइज सम राइट्स एंड ड्यूटीज टू यू, लाइक भारतीय न्याय संहिता. एंड प्रोसीजर लॉ, हाउ दैट राइट एंड ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड. व्हाट इज द प्रोसीजर टू इन्फोर्स दैट राइट एंड ड्यूटी? दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर लॉ. फॉर एग्जाम्पल CRPC, CPC एंड एनी अदर थिंग्स. Antecedent and remedial law. Antecedent law is like that कि law where the remedy itself present in it, मतलब अलग से कोई लॉ की उसमें आवश्यकता नहीं है. Remedial law is like that कि लॉ अलग है and we are providing the remedy. Antecedent we can be get with the specific relief act, SRA, उसी के अंदर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. और रेमेडियल लॉ इज लाइक दैट कि प्रोवाइड स्पेशली मेड टू गिव द रेमेडी, लाइक टॉट लॉ, लॉ ऑफ टॉट प्राइमरी डिस्कस अबाउट द रेमेडी. लॉ का टॉट, लॉ ऑफ टॉट का तो कंसेप्ट ही रेमेडी बेस्ड है. गेट इट? लास्ट वीक का सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है आपकी. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन पेनल कोड, अगेन सॉरी वो नाम भूलता नहीं है IPC का, BNS भारतीय न्याय संहिता, कि वो आपको राइट्स बताता है कि भाई अगर ऐसा होता है आपके साथ तो यू हैव अ राइट टू राइट एज अ विक्टिम, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट समवन. प्रोसीजर लॉ ये बताता है कि जो आपका राइट है वो कैसे इन्फोर्स्ड होगा. जैसे कि CRPC, IPC का प्रोसीजर लॉ CRPC हो जाएगा. ठीक है? Next is the antecedent and remedial. Antecedent is the specific law regarding where the remedy is also present. Remedial law वो law है जिसमें सिर्फ remedy की बात हो रही है. जैसे कि law of tort है, वो only discuss about the remedies. ठीक है? Last we come with the law in rem and law in personam. It's simply like a private and public law. ऐसा law जो जनरल एंड पब्लिक के लिए बना हुआ है, उसके अगेंस्ट यूज होता है, वो तो पब्लिक लॉ इन रीम होगा. और जो सिर्फ दो इंडिविजुअल्स की बात करता है, पर्सनल लॉ है, दो लोगों के बीच का लॉ है, जैसे कि मैट्रिमोनियल लॉ है, वो पर्सनल लॉ है. इट्स नॉट कंसर्न अबाउट द पब्लिक एट लार्ज. बट इफ आई गो विद द मर्डर एंड द थेफ्ट, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज अ पब्लिक लॉ. इसमें पूरी सोसाइटी को इफेक्ट होता है. गेट इट? That is the classification of the law. Till now we cover the definition and the types of law. Now the question is raised कि from where the law is come, कहाँ से आते हैं. तो in current scenario there is a some of the source are defined by the so many scholars. First is the custom. Custom से हम पहली बार बात करेंगे. Custom is simply like that the thing and the rituals and the act which are followed from the immemorable time period. कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत पुराने समय से फॉलो करी जा रही है, वो कस्टम में कन्वर्ट हो जाती है. द एसेंशियल कंडीशन रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम इज दैट इट शुड बी फॉलोड कंटिन्यूसली. बीच में ब्रेक ना हुआ हो. ऐसा नहीं कि बीच में 5-7 साल के लिए उसे छोड़ दिया, फिर दोबारा से अब हम उसे इन्फोर्स करने के लिए आ रहे. नो, जिस टाइम पे उसकी बारे में बात हो रही है, उस टाइम पे वो फॉलो हो रहा हो.
और कब से फॉलो हो रहा है? इमेमोरेबल टाइम पीरियड की याद नहीं है जी, बहुत टाइम से हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिसेंटली हमने डेवलप करा है, बहुत टाइम से हम इसे फॉलो करें. दीज आर द टू प्राइम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द कस्टम. द थर्ड थिंग इज अबाउट द गेट द लीगैलिटी विद इट. लीगैलिटी इन द सेंस should not be against the public morality, decency and anything regarding the nationality, nation security, individuality, humanity. इन सब चीज़ की वो अगेंस्ट ना हो. जैसे कि अगर हम बात करें कस्टम की, बाल विवाह की, सती प्रथा की, that are the evil custom, that is against the public morality, that is against the humanity. So we will already prohibited that type of custom, but the custom is like that, they promote the fraternity with the people, they promote the harmony with the people. That type of custom come definitely be followed by the peoples. लास्ट पहले हमने उसकी लीगल वैल्यू चेक करी कि वो ठीक है या नहीं है, एंड इन द लास्ट वी गिव द सैंक्शन टू इट, कि जब हमें सही लगा कि सब चीज़ ठीक है तो हमने उसको सैंक्शन दिया, उसको एक्सेप्ट करा, एंड आफ्टर दैट सैंक्शन द कस्टम विल ट्रांसफर्ड इनटू द लॉ. So we can be say that the one of the source of law is the custom. Clear? Now we go with the second thing, the precedent. Precedent are to be followed by the common law system. Or article article 141 are the primary article on Indian constitution which give the right of the precedent. ठीक है. By virtue of the article 41 it simply says that the all lower courts are bound by the judgment of the higher courts and the supreme courts. जो लोअर कोर्ट है वो ऊपर की कोर्ट की जजमेंट से वो बाउंड अप होंगी. पहले में अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द रीजन वाई वी मेक द प्रेसिडेंट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इट फॉर द यूनिफॉर्मिटी. बहुत जरूरी है किसी लॉ के लिए कि अगर ऊपर वाली कोर्ट ने कह दिया तो सब में वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाए, सारी कोर्ट उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दें. अगर वो उसके अगेंस्ट में बात करेंगी तो देयर इज अ नो हार्मनी लेफ्ट बिटवीन देम एंड द नो यूनिफॉर्मिटी लेफ्ट. सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द यूनिफॉर्मिटी, सेकंड इज अबाउट द हार्मनी एंड लॉयलिटी. कि लोअर कोर्ट शुड बी द लॉयल विद द अपर हाई कोर्ट्स, दे आर नॉट हैव द रिबेल नेचर विद इट, दे हैव टू बी मेक द रिस्पेक्ट विद हिम. थर्ड थिंग इज अबाउट द राइट इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. अब क्या है कि लॉ समझ हमें कि नहीं आ रहा इन किसी भी मैटर पे, और सुप्रीम कोर्ट वहां पे एक बात क्लियर कर देती है, तो उस क्लैरिफिकेशंस के बाद लॉ इज अ कंप्लीटली विद दैट क्लैरिफिकेशन, लॉ इज अ कंप्लीटली विद द सिनेरियो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद उसमें कोई बात नहीं होंगी, है ना. क्योंकि अगर फिर भी उसके बारे में बात हो रही तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट से ही कीजिए, नहीं छोटी कोर्ट तो उसे फॉलो करेंगी ही करेंगी. तो वहां पे सबके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस लॉ की ये मीनिंग है और ऐसा करना आगे करने के बाद ऑफेंस हो सकता है. ठीक है, दैट इज द रीजन. अब प्रेसिडेंट में क्या है, इट शुड बी अ जजमेंट ऑफ अ हायर कोर्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ. तीन बातें हैं कि हायर कोर्ट के द्वारा दी गई एक जजमेंट हो, नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड हो और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हो. ऐसा नहीं कि ऊपर की कोर्ट ही कोई लॉ ब्रेक कर रही है, कोई प्राइम लॉ के बारे में सोच नहीं रही है, दैट विल नॉट बी अलाउड. आई थिंक द इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएटर्स, बेटा बाहर जाके ना एमसीबी डाउन कर दे, भैया बोल रहे, है ना. So the thing is like precedent rule is said that the key you have to be follow the upper higher courts by the lower inferior courts, and to make the uniformity, harmony, and there is a collective collaborations of the all laws. ठीक है, जुडिशरी के हायर कोर्ट्स द्वारा वो लॉ का डिसीजन दिया जाएगा. सेकेंडली यू हैव टू बी द डिसीजन आर कम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ. गेट इट. अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या प्रेसिडेंट कभी हट भी जाता है. अच्छा, प्रेसिडेंट से पहले एक चीज और बताई थी कि किसी भी जजमेंट का, ये थोड़ा सा सभी ध्यान से सुन ले, दो पार्ट होते हैं, रेसियो डिसेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा. रेसियो डिसेंडी इज लाइक दैट कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द जजमेंट विच आर द रीजन बिहाइंड इट, रैशनल बिहाइंड अ जजमेंट, कि भाई इन कारणों से ये जजमेंट दी गई है. ऑबिटर डिक्टा इज अ कोलेट्रल पार्ट ऑफ अ जजमेंट, इट्स नॉट अ मेन इवेंट ऑफ अ जजमेंट, इट्स अ कोलेट्रल पार्ट. तो जो प्रेसिडेंट रूल फॉलो होता है वो रेसियो डिसेंडाई पे होगा. ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट में जाएगी. रेसियो डिसेंडाई में जो चीजें लिखी गई हैं वही प्रेसिडेंट बनेगा, ऑबिटर डिक्टा नहीं बनता. गेट इट.
ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट हमेशा चलता रहता है? इट्स आल्सो बी चेंज। इन अ केस ऑफ अडल्ट्री, सीनियर चंद्रचूड़ जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर चंद्रचूड़ जी, फर्स्ट दे एक्सेप्टेड द अडल्ट्री एज अ ऑफेंस, लेकिन जब डीवाई चंद्रचूड़ जी पे सेम कंसेप्ट आया, सेम लॉ आया, दे डिनाई टू एक्सेप्ट इट। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, दे डिक्रिमिनलाइज इट। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी पुरानी जजमेंट को मना कर दिया। तो इसमें कुछ लॉज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यू लॉ, जो भी जजमेंट न्यू होगी वो एक्सेप्टेड होगी, ठीक, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो पुरानी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बनाई होगी। सेकेंड थिंग इज अबाउट द बेंच, कितने जजेस की बेंच है। अगर कोई जजेस की बेंच 4 जजेस की बेंच एक डिसीजन देती है और वहीं कुछ टाइम बाद 5 जजेस बेंच डिसीजन देती है, तो 5 जज बेंच डिसीजन इज ओवर रूल्ड। अगर ऐसा होता है कि 7 जजेस बेंच की ने एक ने डिसीजन दिया, कुछ टाइम बाद 5 जज बेंच की एक डिसीजन देती है, तो भी 7 पुराने वाली 7 जज बेंच वाली जो होगी, बड़ी जो बेंच होगी वो ओवर रूल्ड करेगी, ठीक है। अगर कोई बेंच बड़ी है और आपको नया डिसीजन देना है उसके अगेंस्ट, तो आपको फिर अपनी बेंच उस पुरानी बेंच से बड़ी करनी पड़ेगी। क्लियर? थर्ड थिंग अबाउट द सीनियोरिटी, सीनियोरिटी इन रिगार्डिंग द एस्पेक्ट्स कि भाई किस कोर्ट के आप हैं। हाई कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देता है, स्ट्रक आउट कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें प्रिवेलिंग रहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट चलेगा। वहीं अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है और कोई लोअर कोर्ट उस पर कुछ अलग बात कहता है, तो दैट विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट जो कोर्ट होगी, एपेक्स कोर्ट होगी, वो ही आपकी प्रेसिडेंट रूल को फॉलो आउट कर पाएगी। एंड लास्ट इज अबाउट द सेम कोर्ट, कि सेम कोर्ट है, सेम बेंच है, तो फिर वो एक तरीके से न्यू रूल ही लगेगा। तो जो नया रूल अब नई कोर्ट ने, सेम कोर्ट ने, सेम बेंच ने दिया है, तो वो वाला अप्लाई होगा, पुराना वाला अप्लाई नहीं होगा। गेट इट? कि सपोज 5 जज बेंच ने आज एक डिसीजन दिया और कुछ टाइम बाद एक उसी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच अगेंस्ट से एक और डिसीजन देती है जो कि पुराने वाले से अलग है, दैट मीन्स द न्यू विल बी अप्लाई, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड कस्टम। टिल नाउ वी एंडेड अवर क्लास हियर। इफ डू यू हैव एनी डाउट? Okay then, thank you.